स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम। बेसिकली जब हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम कभी भी अकेले वर्क नहीं कर सकता, वो स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। तो यूनिट 6 पार्ट 2 में आपका सेकंड टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी सकते होंगे, मसल्स जो है बेसिकली वो हड्डियों के ढांचे के ऊपर आपकी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए और सेफ्टी के लिए फॉर योर बोन्स उनके ऊपर इस तरह से अटैच रहती हैं। इनके काफी सारे टाइप्स होते हैं, काफी सारे फंक्शंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक फंक्शन को समझना। पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं जो हमें इसमें पढ़नी रहेंगी मेन। और कुछ दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग हैं बट उसको हमको इसमें स्टडी करना है। जैसे मसल्स और उनके फंक्शंस को हमें डीप में स्टडी करना है। स्केलेटल मसल्स के प्रॉपर्टीज, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है, इन दोनों को डीप में स्टडी करेंगे हम। मैकेनिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सेक्रोट्यूबुलर सिस्टम, इस तरह के नाम आपके आज के लेक्चर में आने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स की। तो बेसिकली मसल्स क्या हैं? आपकी बॉडी में एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मूवमेंट या मोशन जो है बहुत ज्यादा रेंज तक पॉसिबल हो पाता है। मसल्स अगर इस तरह से वर्क ना कर पाए, यानी कि मसल्स अगर इलास्टिक ना हो, इलास्टिक उसको कहा जाता है जो खींचने के बाद छोड़ा जाए, अगर फोर्स उस पे से हटा दिया जाए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। अगर मसल्स इलास्टिक ना हो तो सपोज कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग पोजीशन में स्ट्रेच करें अपनी मसल्स को और उसके बाद आपकी जो मसल्स हैं वो वापस ना आए, तो क्या होगा? मसल्स उसी पोजीशन में रह जाएंगी। इट मीन्स क्या है? मसल्स का जो एक सबसे मेन फंक्शन है दैट इज दे आर इलास्टिक एंड सो दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ मोशन टू आवर बॉडी। इलास्टिसिटी के वजह से ही ऑर्गन्स जो है बोन्स के साथ अटैच्ड रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मसल्स अगर आपके इलास्टिक ना हो तो ऑर्गन्स की पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं मसल्स के मूव होने पर। अगर मसल्स का मूवमेंट होगा और ये इलास्टिक ना हो तो क्या होगा? जैसे ही मसल्स का मूवमेंट होगा, जितने ऑर्गन्स हैं जो एक बोन स्ट्रक्चर के यानी स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर आपके सेट हो रखे हैं, उन ऑर्गन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद कुछ मसल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो हमेशा ही काम करते रहते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा के बिना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रीथ करने के लिए मसल्स यूज होती हैं, हार्ट बीट जिन मसल्स की वजह से बनती है, या फिर फूड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वो सारी मसल्स हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये सारी ही मसल्स जो है वो बॉडी में कंटिन्यू काम करते रहते हैं, 24 घंटे काम करती हैं। तो इन पर्टिकुलर मसल्स जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इनके भी दो टाइप होते हैं, और जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं उनको। कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनको हम वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर अवेयर ऑफ कंट्रोलिंग आवर हैंड। हमारे हाथों की जो मसल्स है, अगर मान लीजिए हमें कोई सामान उठाना है, हमने उसको ग्रिप करना है, ग्रिप करके अपने पास लेकर आना है, तो पर्टिकुलर हमारी आर्म्स की जो मसल्स हैं उनको हम वॉलेंट्री मूव करेंगे। बट कुछ मसल्स ऐसी हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जो कंटिन्यू बॉडी में काम करते रहती हैं। तो इस तरह से मसल्स बेसिकली क्या है, इनके मेन मेन फंक्शंस कुछ इस तरह के हैं कि पहला, ये आपकी बॉडी में बोन के साथ सपोर्ट करती हैं, अटैच होके बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, मसल्स में ही आपका जो बैलेंस है या तो वो लूज हो सकता है या फिर गेन हो सकता है। मसल्स की पोजीशन के कारण ही मसल पुल करके या फिर मसल को बैक उसी पोजीशन में लाकर आप स्टेबिलिटी को अपनी बॉडी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द योगा प्रैक्टिस। मसल्स जो है पूरे स्केलेटल सिस्टम को कवर करती हैं लाइक अ लेयर ऑफ पैडिंग। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था आपको कि मसल्स जो है उसके नीचे आपको हड्डियों का ढांचा दिखता नहीं है, बोन्स आपकी बिल्कुल भी शो नहीं होती हैं। अगर मसल्स को हम हटा दें तो हम स्केलेटल सिस्टम को देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके स्केलेटल सिस्टम को पूरा एक लेयर की तरह कवर कर देती है, एक पैडिंग देती है, जिसके थ्रू आपका स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्टेड रहता है बाहर के किसी भी डायरेक्ट अटैक से। मसल्स को मसल्स जो हैं वो आपके एब्डोमिनल, चेस्ट, इवन जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मसल वर्क्स टू कीप योर बॉडी एट द नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर कई बार ज्यादा होता है तो आप देखेंगे कि जैसे
आप बहुत दिनों बाद अगर योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, मसल्स थोड़ी सी आपकी खुलती हैं, जिसकी वजह से हल्का हल्का फीवर या हल्का हल्का पेन आपको रहता है 2-3 दिन तक। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो वो पेन भी कुछ समय बाद चला जाता है। उस वक्त, जिस वक्त आपको हल्का हल्का पेन है, उस वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि मसल्स की वर्किंग अगर ज्यादा होगी तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए मसल्स ही काम करती हैं आपके शरीर के अंदर। अगर हम देखें मसल्स किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जिनके हेल्प से आपकी मसल पूरी एक तैयार होती है। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, ये सामने आप जो डायग्राम देख रहे होंगे, इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे टी ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स वर्ड से आप लोग परिचित हो चुके हैं, पीछे भी हमने देखे थे माइक्रो ट्यूब्यूल्स वर्ड आया था जो सेल के अंदर थे। तो ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मसल्स में भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और काम इसका भी वही है, ये इन इन से आउट और आउट से इन मटेरियल को आने जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे आपका सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही आपका मसल में सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे आपके मायोफिब्रिल्स होते हैं, किसमें, मसल फाइबर में। तो बेसिकली मसल के अंदर जो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे हम बॉडी के अंदर सिंपल सेल को पढ़ते हैं, ह्यूमन सेल को, वैसे एक मसल को समझने के लिए हम उस मसल सेल को समझ सकते हैं जिससे मिलकर पूरी मसल बनी है। तो मसल सेल बेसिकली एक फाइबर होती है, फाइबर जिसका स्ट्रक्चर आपको सामने शो किया गया है। फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड मटेरियल के बने होते हैं, जिनमें मायोग्लोबिन नाम का एक मटेरियल आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग लगभग हीमोग्लोबिन के जैसा होता है। जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे इस मटेरियल में, मतलब आपका जो मसल है, इसमें जो ब्लू ब्लू सा आपको सिस्टम दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन काम करता है। तो यहाँ पे मसल जो है उसमें मायोग्लोबिन मिलता है, इस नाम को जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये मायोग्लोबिन जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। सेल में तो क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि पूरी मसल जो है एक सेल की तरह जरूर है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाएंगे वो बहुत सारे होंगे, जिसकी वजह से पर्टिकुलर एक फाइबर को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर जो है, इसके अंदर मायोग्लोबिन नाम का मटेरियल हमको मिलता है। मायोफाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ फाइबर्स को कंटेन करते हैं, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी फाइबर्स से मिलकर आपका एक मायोफिब्रिल बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मायोफिब्रिल की, तो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि पीछे वाले डायग्राम में आप देखेंगे। मायोफिब्रिल क्या हुआ, बेसिकली ये एक जो पूरे मसल फाइबर में ये एक छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर, मतलब सबके अपने अपने न्यूक्लियस होंगे, इस पूरे से मिलके आपका एक मसल फाइबर बना है। तो ये जो केवल इतना हिस्सा है जो मायोफिब्रिल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे मायोफिब्रिल। इसमें क्या होते हैं, सेक्रोमेयर होते हैं। सेक्रोमेयर को भी अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसी की वजह से आपकी मसल्स जो है स्ट्रेच कर पाती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। अब इस स्ट्रक्चर, आप लोग जरा अपना माइक को प्लीज ऑफ करके रखें। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, जो क्या है, मसल के अंदर, मसल की एक सेल के अंदर जो मायोफिब्रिल है, उस मायोफिब्रिल के अंदर एक स्ट्रक्चर इस तरह का है जिसकी वजह से हमारी मसल्स एक्सपैंड हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। कैसे, यहाँ पे जो सेक्रोमेयर आपको डायग्राम दिख रहा है, इस सेक्रोमेयर को अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पाइप्स देखने को मिल रहे हैं, और ये स्लाइडिंग मटेरियल टाइप का होता है, जैसे कि स्लाइडिंग गेट्स होते हैं हमारे घरों में, जिनको स्लाइड करके हम गेट ओपन करते हैं। तो जब मसल को स्ट्रेच होना है, ये जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, ये पीछे की तरफ खींच जाता है, और इसकी वजह से मसल्स अटैच भी रहती हैं। लेकिन जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना है तो क्या होगा, ये जो पिंक वाले आपको ये 3 पाइप्स दिख रहे हैं, ये तीनों अटैच हो जाएंगे इधर वाले जेड लाइंस के साथ। तो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, ये इस थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इमेजिन करें कि ये जो थिन फिलामेंट्स की 3 लाइंस हैं, अगर ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें तो क्या होगा, जो लेंथ है इस पूरे फाइबर की, मायोफिब्रिल की, ये लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से मायोफिब्रिल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है,
इसमें आपके थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट पाए जाते हैं, इसको जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। मायोफिब्रिल जो कि थिक और थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, और ये दोनों ही थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं वो होते क्या है, प्रोटीन के स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। और किस तरह से आपकी मसल जो है काम करेगी वो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर, इस प्रोटीन के मोशन पर ही डिपेंडेंट होता है कि इसका अरेंजमेंट किस तरह का है। जिस तरह का इसका अरेंजमेंट है, अभी जैसा आप देख रहे हैं ये इसकी फुल स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर सकता है, बट इससे ज्यादा स्ट्रेच इसमें नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हम अपनी मसल्स को टोन कर सकते हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका थिन फिलामेंट है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जो थिक फिलामेंट है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके मूवमेंट में और ज्यादा एक्सपेंशन आने के चांसेस हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो थिक और थिन फिलामेंट्स भी कुछ इस तरह के होते हैं, इनको अगर हम जूम करके देखना चाहें। थिन फिलामेंट जो इस तरह के आप देख रहे होंगे कि बीच में एक ब्लू कलर का आपके पास स्ट्रैंड टाइप का है, और उसके चारों तरफ दो लाइंस आपकी बॉल्स बॉल्स की लिपटी हुई हैं, जो कि एक्टिन होता है बेसिकली। और जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट में मायोसिन नाम का मटेरियल होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, जिसमें कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है। आप देखेंगे तो ये लॉक सिस्टम टाइप का है, जिसकी वजह से जब ये इस पे मूव करेगा तो ये फंस जाता है इन बॉल्स के बीच में। और मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि जैसे हम स्ट्रेच करेंगे बॉडी में, वॉलेंट्री फोर्स लगाएंगे, तो ये जो ये बीच में गैप्स हैं, इन गैप्स में ये बॉल्स फंस जाते हैं और आपकी मसल मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक स्ट्रेच हो सकती है। तो इस तरह का आपका थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन मिलता है, और थिन फिलामेंट के अंदर जो मिलता है वो आपका एक्टिन मटेरियल मिलता है, और ट्रोपोनिन। इन दोनों नाम, दो तीन नाम है, इन दोनों तीनों नामों को हम एक टेबल बना के याद रख सकते हैं। तो पूरा जो हमारा मसल का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक बार रिवाइज करते हैं। मसल के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर एक सेल है, मसल के अंदर एक मसल फाइबर होता है, उस मसल फाइबर के अंदर सेम सेल की तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मसल की जो एक सेल है उसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। इस मसल फाइबर के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और मायोग्लोबिन मटीरियल, ये जो ब्लू ब्लू सा है, मायोग्लोबिन मटीरियल इसमें मिलता है। मायोग्लोबिन मटीरियल मिलने के साथ साथ ही मायोफिब्रिल इसका एक मेन कंपोनेंट है, जिसकी वजह से पूरी मसल में स्ट्रेच और कंट्रैक्शन हो पाता है। इस मायोफिब्रिल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है। इस थिन और थिक फिलामेंट के एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट के कारण ही आपकी मसल्स जो है स्ट्रेच हो पाती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो पाती हैं। और ये जो पर्टिकुलर थिक और थिन फिलामेंट का स्ट्रेचिंग वाला जो एक यूनिट है, इसको हम सेक्रोमर बोलते हैं। मायोफिब्रिल के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेक्रोमर पाए जाते हैं, और ये जो इसकी मसल की विड्थ है इसको हम जेड लाइंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद मायोफिब्रिल के अंदर भी जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट में आपका एक्टिन मटेरियल पाया जाता है, ट्रोपोनिन मटेरियल पाया जाता है, और थिक फिलामेंट के अंदर आपका मायोसिन के हेड्स पाए जाते हैं। ये जो आपको हेड्स दिख रहे हैं ये मायोसिन के हेड्स हैं। तो इस तरह से मसल का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो थिक और थिन फिलामेंट से बनना स्टार्ट होता है। तो मसल फाइबर का जो एक्शन है वो इस तरह से चलता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्या दिखाया गया है, ये थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट इसके ऊपर मूव कर सकता है। ये मायोसिन का जो हेड है ये इन बाइंडिंग साइट्स के साथ बाइंड करता है, मतलब अटैच होता है। जब ये मूव करता है, मान लीजिए अगर आगे की तरफ ये मूव कर रहा है नीचे से, तो कुछ इस तरह से ये टच होते हुए ऊपर वाले एक्टिन मटेरियल्स को एक्टिवेट करते हुए आगे चला जाएगा। लेकिन जब मसल आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक आ जाएगी तो उसके बाद ये इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, और यहाँ पे जब ये मूवमेंट करेगा तो ये बॉडी में जो एनर्जी है, जो एटीपी है, उसको यूज करते हुए ये मसल्स जो है स्ट्रेच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटिन्यू जिम या फिर कोई इस तरह के पोस्चर्स करते हैं जिनमें आपके बाइसेप ट्राइसेप मसल्स जो है एक्टिवेट होते हैं, उनमें आपको कंटिन्यू वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी को यूज करने के बाद ही ये जो मटेरियल है ये आपका स्ट्रेच हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि सेक्रोमर जो है किस तरह से रिलैक्स मसल की कंडीशन में होगा और कॉन्ट्रैक्टेड मसल की कंडीशन में वो किस तरह से होगा। जब आपकी मसल्स रिलैक्स हैं तो इस तरह से होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो ये जो आपके थिन मटेरियल्स हैं, ये थिन मटेरियल
थिक मटेरियल के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आपको बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने सामने रखा हुआ कोई सामान उठा के उसको अपने फेस के पास तक लेके आना है, सपोज कीजिए आपके सामने एक पानी का ग्लास है, आपको पानी पीना है, तो ग्लास उठा के पानी पीने में आपकी जो बाइसेप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उन मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर है, थिन और थिक फिलामेंट, उनका मूवमेंट यहाँ से यहाँ इस तरीके से हो रहा है। तो जब भी हम वेट लिफ्ट करते हैं, कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो ऑन रहते हैं हैवी वेट को उठाने में, और कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त पे ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइसेप मसल्स एक्टिव है तो उस वक्त पे ट्राइसेप मसल्स जो है वो रिलैक्स रहेंगी। अगर ट्राइसेप को एक्टिव करेंगे तो बाइसेप मसल्स जो है आपकी वो रिलैक्स हो जाती हैं, बिकॉज दोनों अपोजिट साइड में होती है। तो इस तरह से पूरा मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। ये एक मसल फाइबर है, इसको अगर हम जूम इन करके देखें तो कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। उस सिग्नल के मिलने के बाद एक टर्म है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या फिर बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, सेल का वर्किंग पोटेंशियल होता है। इसको टॉपिक को हम आई थिंक छोड़ दिया था हमने सेल के टाइम पे, इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। छोटी सी चीज है कि एक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल मतलब कि एक एनर्जी का लेवल है, और एक्शन मतलब जिस लेवल पर आकर वो काम करेगा, ऐसा आप फिलहाल के लिए समझ सकते हैं। तो पर्टिकुलर हर एक सेल हर एक डिफरेंट सिग्नल के लिए काम करती है। डिफरेंट सिग्नल आने पर पर्टिकुलर हर एक सेल एक्टिवेट होती है, तो हर एक सेल का अपना एक्शन पोटेंशियल अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम मसल सेल की बात कर रहे हैं उसके लिए मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलाइन नाम का एक मटेरियल निकलता है जो इसके एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करने का काम करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल देने का काम करता है इसको। जैसे एक्शन पोटेंशियल के रूप में एसिटाइल कोलाइन मसल सेल को मिलेगा तो ये एक्शन पोटेंशियल अंदर जाकर सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, और मसल फाइबर में जैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा तो टी ट्यूब्यूल्स जितने भी हैं जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखे थे, इस मसल फाइबर के अंदर टी ट्यूब्यूल्स जो बने हुए थे, उन टी ट्यूब्यूल्स में सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हुए सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा पूरा अंदर तक। यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही ये सिग्नल अंदर पहुंचे तो रिस्पॉन्स के रूप में आपकी बॉडी में सॉरी रिस्पॉन्स के रूप में आपकी बॉडी में मसल्स के अंदर Ca यानी कि कैल्शियम Ca पॉजिटिव 2 आयन जो है वो आपके पूरे फ्लूइड में फैल जाता है। जो ये मसल फ्लूइड है, इस पूरे फ्लूइड में थिक और थिन फिलामेंट्स के चारों तरफ फैल जाता है। अब जब ये थिक और थिन फिलामेंट्स के चारों तरफ पहुंच चुका है तो ये Ca पॉजिटिव 2 जो है आपके थिन फिलामेंट में, ये जो ट्रोपोपिन नाम का एक मटेरियल था उसके साथ ये कंबाइन होता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन ग्रीन से बॉल्स हैं ये कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन के हैं, और जो नीचे फिलामेंट है ये आपका थिन फिलामेंट है, तो ये इसके साथ अटैच होगा। और अटैच होते के साथ ही ये एक्टिन को नहीं, यानी कि नीचे जो आपका थिक फिलामेंट है उसको एक्टिव करेगा, और साथ ही साथ बॉडी को बताएगा कि उसको किस तरह का एक्शन करना है, यानी कि आपकी मसल्स को लेंथन करना है, शॉर्टन करना है, उसमें फ्लेक्शन लाना है या उसको रिलीज करना है। तो ये बेसिकली सारा काम किसके थ्रू स्टार्ट हुआ, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जो न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन है, और इस जंक्शन के थ्रू एक केमिकल आया जिसके बाद आपका पूरा मसल ने एक्टिवेट होके उस सिग्नल को प्राप्त करके थिन और थिक एलिमेंट के बीच में एक मूवमेंट लाया, और उसी मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी काम करती है। मसल्स जो है आपकी स्ट्रेच होती हैं या रिलैक्स होती हैं। तो इस तरह से मसल सेल का पूरा काम है, और इन मसल सेल्स की मदद से ही हमारी जो मसल्स हैं वो क्या क्या काम करने में इनेबल कर पाती हैं बॉडी को। सबसे पहला मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट, यानी कि बॉडी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वॉलंटरी अगर हमें मूव करना है तो ये मसल्स ही हेल्प करती हैं। बॉडी में पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी पार्ट की जो शेप बाहर से हमें दिखती है उस पर्टिकुलर शेप के लिए भी मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने और उनको उनके स्थान पर बनाए रखने का काम मसल्स का ही होता है। गुड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं जितनी भी मसल्स हैं।
और लास्टली आपकी बॉडी में वही चीजें जो हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब एक्सपेंड होती हैं तो हीट को रिलीज करती हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी में कुल मिला के लगभग लगभग 600 से ज्यादा स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। 600 से ज्यादा केवल स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं, जो कि डायरेक्टली आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल्स के अलावा दो टाइप की मसल्स और होती हैं, जो कि एक आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं और दूसरी आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो टोटल आपके मसल्स के टाइप कितने हो गए? देयर आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर वर्क, यानी कि काम के अनुरूप, किस तरह का काम वो शरीर में कर रही हैं उसके अनुरूप 3 तरह की मसल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, जिनको हम स्ट्रिप्ड या वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, क्योंकि केवल यही मसल्स हैं जो हमारी इच्छा से मूव करती हैं। उसके बाद स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स वो हैं जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि आपके एब्डोमेन का एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना, यूरिनरी सिस्टम का काम करना, इन सब में जो मसल्स एक्टिवेटेड हैं वो हमारे इच्छा से बाहर है, इसलिए वो इनवॉलंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स हैं। और उसके बाद लास्ट आते हैं आपकी कार्डियक मसल्स, यानी कि हार्ट में जो पंपिंग के दौरान मसल्स एक्टिवेटेड रहती हैं, दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स कुछ इस तरह की दिखती हैं, जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, और जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा पीछे भी, ये पूरी एक स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल के अंदर जो एक मायोफिब्रिल है, जिसको मसल फाइबर भी बोला जाता है, ये मसल सेल है। और इस मसल सेल के अंदर भी अगर हम जूम करके देखें एक पर्टिकुलर मसल सेल को भी, तो आपको मायोफिब्रिल मिलेगा। और इस मायोफिब्रिल के अंदर भी अगर आप जूम करके देखें तो आपको थिक और थिन फिलामेंट्स मिलेंगे, जो बेसिकली आपके मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से हम पूरा स्केलेटल मसल का एक डायग्राम देख सकते हैं, क्या क्या काम ये करती है और किस किस तरह की होती है। जैसे अभी पीछे आपने डायग्राम में देखा, स्केलेटल मसल लॉन्ग बंडल्स टाइप की होती है, बड़े बड़े आपके बंडल्स होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं सेल के आसपास। आपकी स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व के आसपास पूरी जितनी मसल्स हैं वो सब स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं, और ये अपने आप में 3 टाइप की होती हैं। जो रेड या डार्क कलर की होंगी उनमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट उनके अंदर होता है, यानी कि एनर्जी यूज करने वाला या बनाने वाला कंटेंट उनके अंदर होता है, जो रेड या डार्क कलर के आपके मसल्स पाए जाते हैं। व्हाइट और पेल येलो कलर के जो होते हैं उनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट उनमें भी पाया जाता है। बट जो इंटरमीडिएट कलर के होते हैं, मतलब ना प्रॉपर डार्क होगा ना प्रॉपर लाइट होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी व्हाइट और रेड फाइबर्स के लगभग लगभग बीच के हैं। मतलब कुछ उनके रेड फाइबर वाले होंगे प्रॉपर्टीज, और कुछ उनके व्हाइट फाइबर वाले प्रॉपर्टीज होंगे। तो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में जो मेजोरिटी ऑफ मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स ही पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो मास है मसल्स का, वो स्केलेटल मसल्स का ही है। और स्केलेटल मसल्स में जो फाइबर्स हैं जो अभी हमने देखे, उनकी लेंथ बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, यानी कि बेसिकली जो मसल स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर हैं वो पूरी मसल की लेंथ तक स्ट्रेच कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो ब्रांच नहीं करता। ब्रांच नहीं करता मतलब किसी एक से दूसरी ब्रांच उसकी नहीं निकलेगी। एक ब्रांच जो पीछे से चलती आ रही है वही आपके आगे तक चलेगी पूरी मसल में। अगर आप नोटिस करें, आपका जो कंधे से लेके कोहनी तक वाला पोर्शन होता है, वहां पे जो मसल्स हैं, जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं, इमेजिन करके देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी एक बाइसेप मसल आती है। उस मसल के अंदर जितने भी फाइबर्स होंगे, उन फाइबर्स में से ऐसा नहीं होगा कि एक फाइबर से दूसरा फाइबर प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, हो सकता है उनकी जो मोटाई है वो स्टार्टिंग में कम हो और बीच में बहुत ज्यादा हो। जो लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिनके बाइसेप मसल्स अच्छे बने हुए होते हैं, बीच में से आपके जो मसल्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडिशन उनमें ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक मसल जो पीछे से आएगा आगे तक खत्म भी वही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पीछे से कंधे से तो केवल 9 मसल, मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं केवल 9 हैं, और आगे आते आते वो बीच में क्योंकि मसल्स फूल रही है वहां पे, तो वहां पे 9 के वो 15 हो जाएंगे, उनमें से ब्रांचेस बन जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो ब्रांचिंग नहीं करता है। जितने मसल्स आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे उतने एंडिंग में मिलेंगे, केवल उनका जो विड्थ है वो वेरी करता है।
और इसी की वजह से बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन का मतलब आपके मसल्स के साथ साथ आपका बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जब मूव करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी मूव करती है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो ये लोकोमोशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इन्हीं स्केलेटल मसल फाइबर्स के और स्केलेटल मसल्स के वजह से। इन स्केलेटल मसल्स को हम मूवमेंट के बेस पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्लेक्सर मसल्स होती हैं जो आपके लिम्स के साइड में या फिर जॉइंट्स के साथ अटैच्ड रहती हैं, जो जॉइंट एंगल को डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं। फ्लेक्सर मसल्स जैसे कि आपके घुटने के पीछे वाली मसल्स हो गई, जो जैसे आप घुटना जब बेंड करेंगे तो पीछे वाली जो मसल्स हैं वो हेल्प करेंगी उस जॉइंट को, और जॉइंट एंगल जो है वो आपका डिक्रीज होगा। तो आपके जो लिम्स हैं उनके साथ लोकेटेड रहती हैं फ्लेक्सर मसल्स। उसके बाद एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो लिम्ब के साथ अटैच रहती हैं और जॉइंट की जो एंगल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो सेम वही चीज होगी जैसे बाइसेप और ट्राइसेप मसल की बात करी, लेकिन वो तो जॉइंट से उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है उन मसल्स की जो एक हेल्प करेगी जॉइंट एंगल को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में, और दूसरी हेल्प करेगी जॉइंट एंगल को कम करने में। या फिर ये कहें कि जब कोई पर्टिकुलर जॉइंट का एंगल कम होता है तो उस वक्त पे जो मसल्स एक्टिवेटेड हैं उनको फ्लेक्सर मसल कहा जाता है। और जब किसी जॉइंट का एंगल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप पर्टिकुलर एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे आप अपने हाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं मान लीजिए, तो एक्सटेंशन के दौरान जो मसल्स एक्टिवेट हैं वो सब एक्सटेंसर मसल्स कही जाएंगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि हाथ को मूव करते हुए अगर आपको पानी का ग्लास उठाना है और पानी पीना है, तो पानी का ग्लास उठाने में आपकी बाइसेप मसल्स एक्टिवेटेड है, लेकिन ग्लास वापस रखने में ट्राइसेप मसल्स एक्टिवेटेड है। तो ये दोनों ही मसल, एक फ्लेक्सर मसल होगी और एक एक्सटेंसर मसल होगी। जो पानी का ग्लास उठाकर अपने तक लाने में, यानी कि जॉइंट एंगल डिक्रीज होते हुए यूज हो रही है, वो फ्लेक्सर मसल है, यानी कि बाइसेप मसल इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर मसल एंड ट्राइसेप मसल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसर मसल। इसके बाद इसी तरह से एडक्टर और एबडक्टर मसल्स होती हैं। अगर हम बॉडी पार्ट के मीडियन से अपने किसी मसल को बॉडी पार्ट के सेंटर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो जो मसल्स यूज हो रही हैं वो अडक्टर मसल्स हैं। और अगर सेंटर से यानी मीडियन प्लेन से दूर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो जो मसल्स यूज हो रही हैं वो एबडक्टर मसल्स हैं। दोनों में केवल एक नाम का क्या फर्क है, केवल एक वर्ड का फर्क है, अडक्टर और एबडक्टर। तो इन दोनों का आप ये ध्यान रखेंगे, एडक्टर यानी कि टूवर्ड्स और एबडक्टर यानी कि अवे। तो जहां पे बी और डी, बी पहले आता है, सी डी बाद में आता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहले आता है वो अवे है, जो बाद में आता है वो टूवर्ड्स है, क्योंकि ए और डी में पहले कौन आता है? ए। तो बी वाला ए के साथ अटैच होगा, डी वाला टी के साथ अटैच होगा। तो एबडक्टर मसल्स वो हैं जो लिम्ब के दूर, मतलब मीडियन से दूर आपके मूवमेंट कराती है, और एडक्टर मसल्स वो हैं जो लिम्ब को मीडियन की तरफ, मीडियन प्लेन की तरफ मूव कराती है। और लास्ट आपकी स्फिंक्टर्स होती हैं जो सर्कुलरली अरेंज्ड रहती हैं और बॉडी की ओपनिंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आपकी स्केलेटल मसल्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अभी तक के पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।